अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और पहले वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने सुन लिए होंगे। इस वीक का लेक्चर की रिकॉर्डिंग ज़रा लेट हो गई है। वो कुछ इंटरनेट के मसाइल थे, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा था और बार बार मोबाइल में कोई इशू आ रहा था रिकॉर्डिंग का, माइक वगैरह में। तो इसके लिए माज़रत। और अब ठीक हो गया सारा सिस्टम। तो अब मैं इस वीक का जो पहला लेक्चर है, आप बस यही समझा करें कि पूरे वीक में मैंने 3 लेक्चर अपलोड करने होते हैं। तो वो आप जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी आप उनको सुन सकते हैं और उनको आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली इस वीक का पहला लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर जो हमने छोड़ा था वो हमने इस पे छोड़ा था कि हम कन्वर्जेंस कर रहे थे। कोई मेले मशीन थी तो मोरे में कन्वर्ट कर रहे थे, और मोरे मशीन थी तो मेले में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वहाँ हमने देखा था कि मोरे को मेले में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं था, बहुत ही आसान काम था। और जबकि मेले को मोरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ तरद्दुद करना पड़ता था, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ती थी। और जिसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो यही था कि एक स्टेट की हम डुप्लिकेट स्टेट बना लेते थे। तो तब एंड पे मैंने ये कहा था कि हम मेले की जो है मेले मशीन की एप्लीकेशन करेंगे। और इस मेले मशीन और मोरे मशीन को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम बनाते क्यों हैं, हमें आउटपुट दरकार होती है। और शुरू में जब ये इन्वेंट हुई थी तो ये इसी चक्कर में ही इन्वेंट हुई थी कि हमें सबसे पहले हमें एक हार्डवेयर कंपोनेंट को सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में कन्वर्ट करना था, यानी सीक्वेंशियल सर्किट का एक सॉफ्ट कंपोनेंट, यानी एक मैथमेटिकल मॉडल हमने बनाना था। तो उसके लिए ये बनी थी। तो आज हम देखते हैं हमारे पास हम सीक्वेंशियल कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट लेंगे और उसकी मेले मशीन बनाएंगे। तो आपको पता है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गेट्स होता है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आपने पढ़ा है कि गेट्स क्या होते हैं। तो उस डिटेल में जाए बगैर मैं एक सीक्वेंशियल सर्किट बनाता हूँ। ये बेसिकली मैं आपकी बुक की ही एग्ज़ाम्पल उठा रहा हूँ। तो बुक की एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए उठाता हूँ कि आपको बाद में रिवाइज़ करना आसान हो जाए। और जब आप एक दफ़ा बुक की एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए इसी एग्ज़ाम्पल को किसी दूसरी एग्ज़ाम्पल के लिए मैप करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए बुक की एग्ज़ाम्पल करना ठीक रहता है। तो ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं अभी कंप्लीट करने के बाद आप इसको समझा भी देता हूँ कि इसका पर्पस क्या है। चलिए, ये एक बेसिकली एक सर्किट है जिसमें एक नैंड गेट है और एक और 2 और गेट लगे हुए हैं और दरमियान में रिले लगी हुई है। डिले सर्किट का मतलब यही होता है कि जो इसमें डिले आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में ज़रूर पढ़ा होगा कि डिले सर्किट का काम क्या होता है। ये जो इसको इनपुट मिल रही है ये कुछ डिले के बाद इस पॉइंट पर आएगी। मतलब वो डिले आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मसलन 1 साइकिल का डिले होना चाहिए या 2 साइकिल का होना चाहिए या 3 साइकिल का होना चाहिए या 1 सेकंड का होना चाहिए। तो ये बेसिकली साइकिल्स पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो आउटपुट आई है ये जो वो इसके लिए इनपुट बन रही है वो कितनी देर के बाद इस पॉइंट पर इसकी आउटपुट बननी चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं हर गेट की इसमें बेसिकली 1 2 3 4 सर्किट्स हैं डिफरेंट। एक नैंड सर्किट है, एक और सर्किट है, एक डिले सर्किट है और एक और सर्किट है। तो डिले सर्किट तो आप भूल जाएं कि इसकी कोई औकात नहीं है यहाँ पर कि जो इनपुट हम इसने कोई इनपुट को चेंज नहीं करना। यानी
यहाँ पर ए पर जो 1 आता है वो 1 आगे चला जाएगा, 0 आता है तो 0 आगे चला जाएगा। ये इसका काम है, लेकिन डिले के साथ जाएगा। हम इसको निगेट कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं फॉर सम टाइम। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास 3 सर्किट है, एक नैंड है, एक और है, और एक ये दूसरा और है। अच्छा, इस सर्किट की जो इस नैंड सर्किट की जो आउटपुट है, इस नैंड सर्किट की आउटपुट मिल रही है पॉइंट ए पर, और अगर इस और सर्किट की जो आउटपुट मिल रही है वो मिल रही है इस पॉइंट आउटपुट पॉइंट पर, और इस और सर्किट की जो आउटपुट मिल रही है वो भी अगर आप एरोस को फॉलो करते जाएं तो वो भी पॉइंट ए पर मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम और डिले जो है वो यहाँ पर भी अगर फ़र्ज़ करें किसी भी स्टेट पर, यहाँ पर आपको पता है कि जो सारा ये सर्किट है ये 0 और 1 के ऊपर रन हो रहा होता है। तो जब 0 और 1 के ऊपर रन हो रहा होता है तो इनपुट या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या 0 इनपुट हो सकती है या 1 हो सकती है, और आउटपुट भी या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इनपुट्स जो हैं वो या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। जब इनपुट 0 होगी तो हम देखेंगे इनपुट 0 है तो तब आउटपुट क्या होगी, इनपुट 1 है तो तब आउटपुट क्या होगी। अच्छा चलिए, पहले हम देखते हैं कि इनपुट 0 है। अगर फ़र्ज़ करें इनपुट 0 है तो आपको पता है कि जैसे इनपुट इसमें फ़्लो करेगी तो पूरे सर्किट की स्टेट तब्दील हो जाएगी। स्टेट तब्दील होने से क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करें इसमें 2 पॉइंट्स हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और हम कहते हैं कि जब शुरू में स्टार्ट में पॉइंट ए भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, और इस स्टेट को हम कहते हैं ये Q0 स्टेट है। तो और जब इनपुट 0 है तो फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि पूरा सर्किट Q0 स्टेट पर है। जैसे ही ये इनपुट चेंज होती है तो ये स्टेट तब्दील हो जाती है। मुमकिन है बाद में ये 0 रहे और ये 1 हो जाए, या ये 1 हो जाए या 2 हो जाए। तो पॉसिबल नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हैं इन 2 पॉइंट्स के ऊपर वो 4 हो सकती हैं। मसलन स्टेट्स कौन सी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, या ए और बी दोनों 0-0 हो सकते हैं, या A0 B1 हो सकता है, या A1 हो सकता है B0 हो सकता है, या दोनों 1-1 हो सकते हैं। तो ये सर्किट की 4 स्टेट्स हो सकती हैं। तो हम पहली स्टेट को हम कहते हैं ये जब ए और बी दोनों पर 0-0 होगा तो हम उस स्टेट को कह देते हैं Q0, क्योंकि हम इसकी मेले मशीन बनाने जा रहे हैं और मेले मशीन्स में स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो हम इन पोजीशंस को स्टेट्स का नाम दे देते हैं। तो इस स्टेट को Q0 कह देते हैं, और जब ये पोजीशन होगी तो हम कहते हैं मशीन जो है या सर्किट जो है या सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो Q1 स्टेट पर है। जब ये वाली आउटपुट होगी तो हम कहते हैं Q2 स्टेट पर है, और जब ये होगी तो हम कहेंगे Q3 स्टेट्स पर है। तो अब यहाँ तक क्या फ़ाइनल हो चुका है, यहाँ तक ये फ़ाइनल हो चुका है कि स्टेट जो है वो इन 4 स्टेट्स में से, ये सर्किट जो है इन 4 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट पर होगा जब हम इनपुट 0 करेंगे या 1 करेंगे। ठीक है, और आउटपुट जो होगी वो भी इन आउटपुट्स में से एक होगी, या आउटपुट 0 होगी या आउटपुट 1 होगी। तो बेसिकली हमारे पास अब 3 चीज़ें आ गई हैं। हम मेले मशीन, अगर इसको मेले मशीन के ऊपर मैप करें तो मेले मशीन क्या लेती है, मेले मशीन आपसे पूछती है कि इनपुट क्या है, आप इनपुट बताते हैं, और वो क्या करती है, वो इनपुट रीड करती है, आउटपुट जनरेट करती है और स्टेट तब्दील करती है। ये 3 कंपोनेंट है ना मेले मशीन के। तो इसमें भी हमने वही करना है, हमने इस सर्किट को मेले मशीन बनाना है तो हमने इनपुट देनी है, आउटपुट देखनी है क्या है, और स्टेट कौन सी है, किस स्टेट पे मशीन ने जाना है। तो ये 3 कंपोनेंट बेसिकली हमने एक्सक्लूड कर लिए इस सर्किट में से। तो अब हम इस मशीन को रन करते हैं और साथ साथ हम मेले मशीन बनाते जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इन कंपोनेंट्स के हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। वो एक्सप्रेशन क्या है, न्यू ए। फ़र्ज़ करें किसी भी वजह से यहाँ इनपुट 0 से 1 हो जाती है, तो जब 0 से 1 हो जाएगी तो ये वाला जो ए पॉइंट है ये तब्दील हो जाएगा।
तो वो हम कहेंगे न्यू ए है। और वो जब तब्दील होगा तो वो कैसे तब्दील होगा, वो वो किसके बराबर होगा, वो आपको पता है किसके बराबर होगा। इस अगर एक्सप्रेशन निकालते हैं तो चले मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। वो होता है इनपुट, इनपुट होती है नैंड, किसके साथ, इनपुट नैंड होती है बी, और जो पुराना ए था उनका और लेके नैंड होती है। तो हम क्या देते हैं, ओल्ड ए और ओल्ड बी। अब आपको समझ आ जाएगी कि किसी भी वजह से हम इनपुट तब्दील करते हैं तो इस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू ये हो जाएगी कि इनपुट जो भी लेंगे वो नैंड हो जाएगी किसके साथ, ओल्ड ए जो पहले से मौजूद ए था वो वाला, और जो पहले से मौजूद बी था वो वाला, उन दोनों का और होके जो और का रिज़ल्ट आएगा वो नैंड हो जाएगा इनपुट के साथ, तो वो न्यू ए हो जाएगा। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। यहाँ अगर और होता तो वहाँ पे हम और लिख देते, एंड होता तो एंड लिख देते, जो भी यहाँ पे सर्किट होता उसके मुताबिक एक्सप्रेशन बन जाता। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि यहाँ इनपुट तब्दील होने से बी क्या हो जाएगा, तो न्यू बी बेसिकली क्या होगा, वो जो बी पीछे वाला ए होगा वही बी बन जाएगा, क्योंकि डिले के साथ जाना है, वैल्यू तब्दील नहीं होगी, सिर्फ डिले के साथ जाएगा। तो हम कहते हैं ये ओल्ड ए के ही बराबर है। ठीक है जी। तो और आउटपुट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बेसिकली आउटपुट हमें हासिल हो रही है और गेट होने से। और किस किस का हो रहा है, एक तो इनपुट लेते हैं, उसको और करते हैं किसके साथ, ओल्ड बी के साथ, जो ओल्ड बी यहाँ पे आ रहा है उसके साथ और। तो ये इस पूरे सर्किट के बेसिकली ये 3 एक्सप्रेशंस हमने कंक्लूड कर लिए हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो मैं इसको सम अप करता हूँ कि ये हमारे पास सर्किट है। इसके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो हर न्यू वैल्यू कैलकुलेट होगी, न्यू बी कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू ए कैसे कैलकुलेट होगा, आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगी, वो इन एक्सप्रेशन से होगा। और जब स्टेट्स तब्दील होंगी तो वो इन 4 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट पे हम लाई कर रहे होंगे। चलिए अब हम सपोज़ करते हैं, सपोज़ कि हम इस सर्किट में एंटर होते हैं और ये सर्किट बंद है। बंद का मतलब ये है कि ए पर भी ज़ीरो और बी पर भी ज़ीरो है और इसको कोई करंट नहीं मिल रहा। तो हम कहते हैं सपोज वी आर एट स्टेट Q0। Q0 का मतलब ये है कि ए पर भी ज़ीरो है और बी पर भी ज़ीरो है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, Q0 स्टेट पर हैं और हम रिसीव क्या करते हैं, एंड वी रिसीव इनपुट इज इक्वल टू ज़ीरो, और इधर से हम ज़ीरो इनपुट रिसीव करते हैं। ये मैं अब डिलीट कर देता हूँ। अब हम बारी बारी रन करते हैं। ये ज़ीरो इनपुट हमने ली, तो मैं साथ साथ मेले मशीन भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। ये देखें, इसी की इक्विवेलेंट मैं मेले मशीन बना लेता हूँ कि ये हम मेले मशीन में एंटर हुए और Q0 स्टेट पर हम हैं। ठीक है जी, Q0 स्टेट, अब आपको पता है कि Q0 स्टेट क्या है। Q0 स्टेट ये है कि Q0 स्टेट ये है कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट तो दोनों पर 0 है। तो हम Q0 स्टेट पर हैं और हम क्या रिसीव कर रहे हैं, इनपुट ज़ीरो रिसीव कर रहे हैं। तो हम क्या इनपुट दे रहे हैं, हम इनपुट ज़ीरो रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही इनपुट हमने ज़ीरो रिसीव करनी है तो हमने 2 चीज़ें देखनी है कि इनपुट ज़ीरो रिसीव करने के बाद आउटपुट क्या होगी। आपको पता है ना, मेले मशीन एज पर आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो हम देखेंगे कि Q0 स्टेट पर हैं तो आउटपुट क्या जनरेट होगी और अगली स्टेट का क्या नाम होगा। अगली स्टेट हम Q1 पे जाएंगे, Q2 पे जाएंगे या Q3 पे जाएंगे, ये हमने कैलकुलेट करना है, ये हमारा काम है। तो वो हम सारा इधर से कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे, देखें, अब Q0 हम स्टेट पर हैं, वो हमें पता चल गया कि A 0 है, B 0 है।
तो अब हम नई वैल्यूज़ ए और बी की कैलकुलेट जैसे हम पता चल जाएगा जैसे ही हमें कि नया ए जो है वो 1 है और नया बी 0 है, तो हम कहेंगे कि हम Q2 स्टेट पर हैं। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट यहाँ से करेंगे। कैसे? देखें, अब इनपुट 0 है तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ न्यू बी क्या होगा। बी, मैं सिर्फ बी लिख देता हूँ, न्यू बी। चलिए, न्यू बी इज इक्वल टू ओल्ड ए, तो ओल्ड ए क्या है इस टाइम 0 है, तो इसका मतलब न्यू बी 0 आ गया। तो न्यू ए क्या होगा? न्यू ए है इनपुट हमने क्या ली है? 0 ली है, इसको नैंड किया है ओल्ड ए के साथ। ओल्ड ए क्या है हमारे पास? 0 ही है, और उसको और किया है ओल्ड बी के साथ। ओल्ड बी भी 0 है, तो अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो 0 और 0 0 ही होता है, और 0 नैंड 0 क्या होता है ये आपको अब पता होना चाहिए। कि मैं इधर नैंड का टेबल भी बना देता हूँ आपको ताकि अंदाज़ा हो जाए। ए बी और एक्स आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो नैंड का टेबल जो होता है वो एंड का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 0 0 सॉरी, अगर एंड इसको करें तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये 1 होगा। तो अब ये 0 हो जाएगा, ये सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 1 1 0। तो देखें 0 नैंड 0 1 होता है, 0 नैंड 0 1 होता है, तो न्यू ए क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो न्यू बी आ गया आपके पास 0, और न्यू ए आपके पास आ गया 1। तो अगर आप इस इधर लिखें तो ये बेसिकली बनता है 1 0, ए 1 और बी 0। तो 1 0 कौन सी स्टेट है? 1 0, ये Q2 स्टेट है, इसका नाम क्या है? Q2। ठीक है, और अब हम करते हैं आउटपुट कैलकुलेट। आउटपुट क्या है? इनपुट 0 है हमारे पास, उसको और करेंगे ओल्ड बी के साथ। ओल्ड बी भी हमारा 0 है, तो 0 और 0 0, इसका मतलब आउटपुट 0 आ गई। ले जी, अब मसला हल होता नज़र आ रहा है कि हम स्टेट Q 0 पर थे, यानी ए और बी दोनों 0 0 थे, और जैसे ही हमने इनपुट 0 दी, मशीन की स्टेट तब्दील हो गई, यानी सर्किट की स्टेट तब्दील हो गई। नई स्टेट इसकी क्या निकली? नई स्टेट इसकी निकली Q2, यानी A 1 हो गया, B 0 हो गया, Q2 पे चले गए, और आउटपुट क्या जनरेट हुई? आउटपुट 0 जनरेट हुई। ले, यही डाटा हम मैप कर देते हैं इधर। जब Q 0 पर थे, 0 रीड किया, आउटपुट 0 जनरेट हुई, और हम नेक्स्ट स्टेट कौन सी पे चले गए? Q2 पे चले गए। अब Q2 डिफाइंड है, यहाँ पर Q2 डिफाइंड है। यह आपने जब प्रोग्रामिंग करनी है तो Q2 आपने पहले ही डिफाइन कर देना है कि Q2 किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, तो हम चले गए Q2 के ऊपर। अच्छा, अब Q 0 पर आपने 0 तो रीड कर लिया है, तो अब Q 0 पे 0 तो रीड कर लिया है, अब Q 0 पे हम 1 रीड भी करेंगे। यानी हम दोबारा अज्यूम करते हैं कि दोबारा हम कहते हैं कि हम Q 0 पर ही हैं, यानी A भी 0 है, B भी 0 है, और अब इनपुट 0 की बजाय अब हम कहते हैं इनपुट 1 है। ठीक है जी, अब इनपुट 1 है, यानी हम Q 0 पर हैं, और अब क्या है? इनपुट 1 है, तो हम देखेंगे आउटपुट क्या होगी और नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, फिर दोनों चीज़ें देखनी। तो चलिए देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करता जाऊंगा। अब इनपुट 1 है, तो सबसे पहले आपने देखना है इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके बी और ए देखना है, जिसको देखने से पता चलेगा कि हम किस स्टेट पर हैं। फिर आपने आउटपुट निकालनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आउटपुट क्या है उस मशीन की। तो चलें, न्यू बी पहले निकालते हैं। न्यू बी इज इक्वल टू ओल्ड ए तो 0 ही है, और न्यू ए क्या होगा? न्यू ए यहाँ से अगर निकालें तो आपको पता है इनपुट 1 है, इनपुट 1, और इसको आपने नैंड करना है किसके साथ? ओल्ड ए और ओल्ड बी के साथ। ओल्ड ए भी 0 है और ओल्ड बी भी 0 है, इन दोनों के साथ और। तो इन दोनों का और जो होता है वो 0 ही होता है। 1 नैंड 0 क्या होता है? 1 नैंड 0 1 होता है।
तो ये न्यू 1 आ गया। अब आपने आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट क्या होती है? आउटपुट होती है इनपुट और ओल्ड बी। इनपुट अब आपके पास 1 है और उसको और करना है ओल्ड बी जो कि 0 है, तो 1 और 0 1 होता है। तो अब यहाँ पे अब अगर आप इसकी स्टेट्स बनाएं तो आपके पास ए बी, ए क्या निकला है? ए निकला है आपके पास 1, बी क्या निकला है? वो 0 निकला है। 1 0 कौन सी स्टेट है? 1 0 स्टेट Q2 है, तो इसका नाम Q2 है। सॉरी, यहाँ पर कोई गलती हुई है क्योंकि डिफरेंट आउटपुट जनरेट करके हम, हाँ ठीक है, Q2 और आउटपुट क्या जनरेट हुई है? 1। तो इसको रीड ऐसे आप करेंगे कि जब इनपुट 1 है, Q0 पर जब इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगी? 1 जनरेट होगी और आप कहाँ पे चले जाएंगे? Q2 पे चले जाएंगे। तो यानी इसका मतलब है जब इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगी और आप स्टेट Q2 पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये स्टेट नहीं आएगी, ठीक है। यानी दोनों केसेस में आप Q2 पे जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हम अज्यूम करते हैं अपने आप को कि हम स्टेट Q2 पर हैं। स्टेट Q2 पर हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नाउ अज्यूम वी आर एट स्टेट Q2। Q2 का मतलब ये है कि ए भी 1 है और बी 0 है, यानी ये 1 है आपके पास और ये 0 है, ठीक है। अब आपकी स्टेट ये है। अब अगर सर्किट की स्टेट ये है तो आप इनपुट 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, यानी दोनों बारी बारी इनपुट लेंगे। वही प्रोसीजर जो पीछे हमने किया वो रिवाइज करेंगे, सिर्फ फ़र्क क्या है, अब आपके पास जो ओल्ड स्टेट्स हैं वो 1 और 0 है। तो चलें, अब हम अज्यूम करते हैं कि सबसे पहले इनपुट 0 अगर हम रिसीव करते हैं, अगर इनपुट 0 है, इनपुट इज इक्वल टू 0, ये अगर रिसीव होती है, 0 रिसीव होती है, तो हम देखते हैं कि नई स्टेट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी। नई स्टेट के लिए हमें पहले न्यू बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू बी इज इक्वल टू ओल्ड ए, यहाँ से इक्वेशन से आपने कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन जो आपने निकालने हैं। तो न्यू बी इज इक्वल टू ओल्ड ए, तो ओल्ड ए आपके पास अब 1 है, ठीक है। और न्यू ए क्या होगा? न्यू ए आपके पास है इनपुट, ये इनपुट जो कि आपके पास 0 है, इसको आपने करना है नैंड किसके साथ? ओल्ड ए जो कि 1 है और ओल्ड बी के साथ और करना है। तो इस केस में 0 नैंड 1 और 0 1 होता है, 0 नैंड 1 क्या होता है? 0 नैंड 1 1 होता है। तो न्यू ए क्या आपके पास आ गया? 1 आ गया। तो न्यू बी आपके पास 1 है, न्यू ए भी 1 आ गया। तो बी ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो 1 और 1 क्यों कौन सी स्टेट है? ये Q3 है। तो इसका मतलब है आप Q3 पे जाएंगे जब 0 इनपुट रिसीव होगी। तो इसका मतलब क्या है? Q2 पर अगर आप 0 रिसीव करते हैं तो आप स्टेट Q3 पे चले जाते हैं और आउटपुट क्या जनरेट होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आउटपुट क्या जनरेट होगी? वो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट और ओल्ड बी। इनपुट हमारे पास 0 है, उसको और करेंगे ओल्ड बी जो कि वो भी 0 है, तो आउटपुट 0 होगी। तो इसका मतलब आउटपुट 0 जनरेट होगी। तो 0 आउटपुट जनरेट होगी। Q2 स्टेट पर आप हैं, वहाँ 0 आपने इनपुट रीड किया, आप स्टेट Q3 पे चले गए और आउटपुट 0 जनरेट हुई, ठीक है जी। अब हम इसी स्टेट पर हैं, यानी Q2 पर ही हैं और इनपुट 1 आप रीड कर लेते हैं, तो तब क्या सिचुएशन अराइज होती है वो हम देखते हैं। तो चलें, इफ़ इनपुट इज इक्वल टू 1 रिसीव्ड, अगर इनपुट 1 रिसीव होती है तो न्यू बी क्या होगा? न्यू बी इज़ ओल्ड ए आपके पास 1 ही है, और न्यू ए क्या होगा? न्यू ए होगा
न्यू ए होगा इनपुट, इनपुट जो कि 1 है अब, और इसका नैंड हो रहा है, इसका नैंड हो रहा है ओल्ड ए जो कि 1 है, और उसका और हो रहा है बी के साथ जो कि 0 है। तो 1 नैंड 1 और 0, 1 और 0 1 होता है, 1 नैंड 1 क्या होता है, 1 नैंड 1, 1 नैंड 1 0 होता है, 0। तो इसका मतलब है अब जो आपके पास सिचुएशन अराइज हुई है वो न्यू ए जो है वो 0 है, न्यू बी जो है वो 1 है। तो 0 1 बेसिकली किसके इक्वल है, 0 1 जो है वो Q1 स्टेट के इक्वल है। तो ये Q1 स्टेट, तो इसका मतलब है आप Q2 पर जैसे ही आप 1 रीड करते हैं तो आप Q1 पे चले जाते हैं, ठीक है। 1 रीड करने से Q1 पे चले जाते हैं, और अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या जनरेट होगी। तो आउटपुट इधर ही मैं लिख देता हूँ, आउटपुट जो है वो आपके पास बराबर है इनपुट, इनपुट जो इस केस में 1 है, इसको और करते हैं ओल्ड बी जो 0 है, तो 1 और 0 1 और 0 1 होता है, यानी 1 और 0 का और जो होता है वो 1 होता है। तो आउटपुट क्या जनरेट होगी, 1 जनरेट होगी, ठीक है। चले Q2 का मसला सॉल्व हो गया, यानी Q2 स्टेट पर थे, 0 रीड किया तो इधर चले गया, 1 रीड किया तो इधर चले गया, और 0 जनरेट हुआ तो 0 आउटपुट आई, 1 रीड किया तो 1 आउटपुट जनरेट हुई, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है। अब हम क्या है, अब हम इन दोनों में से किसी एक स्टेट को अज्यूम कर लेते हैं, या आप Q1 अज्यूम कर लें या Q3 अज्यूम कर लें। तो चलें, मैं कहता हूँ कि नाउ assuming that we are at state Q1 किसके इक्वल होती है, Q1 होती है 0 1 के इक्वल। तो अब हम इस सर्किट में क्या करते हैं, हम कहते हैं A 0 है और B 1 है। तो क्योंकि Q1 स्टेट के ऊपर है, Q1 का मतलब यह है कि A 0 और B 1 है। अच्छा, स्टेट सर्किट की ये है, और इनपुट बारी बारी हम लेंगे, पहले 0 लेंगे फिर 1 लेंगे। फ़र्ज़ करें पहले हम 0 इनपुट लेते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट होगी और क्या स्टेट होगी। तो इनपुट हम क्या करते हैं, इनपुट इज इक्वल टू 0 लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसी तरह न्यू बी पहले कैलकुलेट करते हैं, न्यू बी इज़ ओल्ड ए अब की बारी ओल्ड ए जो है वो 0 है, तो न्यू बी भी 0 हो जाएगा। और न्यू ए क्या होगा, न्यू ए जो है इनपुट का नैंड होता है, इनपुट क्या है 0 है, इसका नैंड होता है ओल्ड ए 0 है, और उसका और होता है ओल्ड बी के साथ, ओल्ड बी भी 1 है, ठीक है जी। तो ये हो गया 0 नैंड, अगर आप देखें तो 0 और 1 1 होता है, 1 नैंड 0 क्या होता है, 1 नैंड 0 1 होता है, तो न्यू ए जो है वो 1 होता है। तो ये आपके पास अगर आप यहाँ पे स्टेट बनाएं तो ए और बी स्टेट होती है 1 0, तो 1 0 कौन सी स्टेट है 2। तो इसका मतलब ये है कि Q0 पर हैं, Q0 पर हैं सॉरी Q1 पर आप हैं, और आप 0 रीड करते हैं तो आप कहाँ पे चले जाते हैं, Q2 पे चले जाते हैं, यानी यहाँ पर 0 रीड करते हैं तो वापस Q2 पे चले जाते हैं। और हम देखते हैं अब आउटपुट क्या होगी इस केस में। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट जो 0 है उसका और करते हैं, और किसके साथ, ओल्ड बी के साथ। ओल्ड बी आपके पास 1 है तो 1 आउटपुट क्या होती है, 1 जनरेट होती है। तो हम कहते हैं आउटपुट 1 जनरेट हो जाएगी, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब हम दोबारा वापस चलते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि इसी स्टेट पर हैं, यानी स्टेट आपके पास Q1 ही है, और अब इनपुट 0 लेने के बजाय अब हम इनपुट 1 लेते हैं, इनपुट 1, और यही 3 चीज़ें हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि न्यू बी क्या होगा, न्यू बी इज़ ओल्ड ए 0 है, और न्यू ए क्या होगा, न्यू ए जो है वो इनपुट 1 है, और फिर इसका नैंड करते हैं ओल्ड ए के साथ, ओल्ड ए आपके पास 0 है, और ओल्ड बी जो कि 1 है। तो अब देखें 1 नैंड 0 और 1 1 होता है, 1 नैंड 1 क्या होता है, 1 नैंड 1 0 होता है। तो अब अगर आप गौर करें तो ये ए बी स्टेट कौन सी बनेगी, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो Q0 बन जाएगी, ये स्टेट Q0 है। देखें 0 0 Q0, 0 0 स्टेट कौन सी है, Q0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप Q1 पर हैं
ज़ीरो रीड करते हैं तो Q2 पे चले जाते हैं और 1 आउटपुट होती है, लेकिन जब 1 रीड करते हैं तो आप Q0 पे चले जाते हैं। 1 रीड करते हैं तो Q0 पे चले जाते हैं और आउटपुट क्या जनरेट होती है वो हम अभी निकाल लेते हैं। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट जो कि 1 है और उसका ओल्ड बी भी 1 है, तो आउटपुट भी 1 जनरेट हो जाएगी, तो आउटपुट 1 जनरेट हो जाएगी। ले जी Q1 जो है ये कंप्लीट हो गया है, यानी कंप्लीट इस सेंस में कि दोनों हमने इनपुट एग्जॉस्ट कर ली हैं, यानी ज़ीरो इनपुट भी रीड कर ली है Q1 के ऊपर और 1 आउटपुट भी रीड कर ली है। तो अब रह गया Q3। तो ये ज़ाहिर है उस वक्त तक चलता रहेगा जितनी सिक्वेंशियल सर्किट में आपने स्टेट्स बनाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में जो स्टेट हैं वो आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए ए बी, तो स्टेट्स बनी है 4, यानी 0 से लेकर 3 तक। तो 3 हमने एग्जॉस्ट कर ली, अब Q3 रह गया, वो हम अभी करते हैं। लेकिन अगर आप इस यहाँ पर एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना लेते हैं जिसमें आप स्टेट डिफ़ाइन करने के लिए पॉइंट 2 से ज़्यादा 3 ले लेते हैं, तो अब आपको पता है, तो तब आपकी स्टेट 8 बन जाएंगी, 2⁻³ यानी 8 स्टेट्स बन जाएंगी। तो जितनी मर्ज़ी आप स्टेट्स वाला मेले मशीन बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सर्किट आपका सिक्वेंशियल सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज़ाहिर है स्टेट को डिफ़ाइन, उस सर्किट की स्टेट ने डिफ़ाइन करना है ना मेले मशीन को। तो अगर स्टेट में स्टेट्स ज़्यादा हैं उस सिक्वेंशियल सर्किट में, तो मेले मशीन में भी स्टेट्स ज़्यादा आएंगी। तो चलें अब हम Q3 को एग्जॉस्ट करते हैं और हम कहते हैं कि अब हम अगर Q3 पर हैं और Q3 पर हैं, नाउ assume that we are at Q3। Q3 का मतलब ये है, Q3 का मतलब ये है कि आपको A 1 है, B भी 1 है, यानी सर्किट की जो पोजीशनिंग है वो ये है कि B पर भी 1 है और A पर भी 1 है। यहाँ लिख लेता हूँ, A पर भी 1 है, तो B भी 1 है, A भी 1 है। तो ये करंट स्टेट है सर्किट की। तो हम बारी बारी पहले इनपुट 0 रखते हैं, फिर हम इनपुट 1 रखेंगे। तो इनपुट जब 0 रखेंगे तो फिर हम देखते हैं स्टेट क्या होती है और आउटपुट क्या होती है। स्टेट कैलकुलेट करने के लिए न्यू बी पहले कैलकुलेट करेंगे, जो कि ओल्ड ए है। ओल्ड ए आपके पास 1 नहीं है, और न्यू ए क्या होगा, न्यू ए एक्सप्रेशन आपको अभी याद हो गया होगा ज़बानी कि इनपुट क्या है, 0 हमने लिया है, इसको हमने नैंड करना है किसके साथ, ओल्ड ए और ओल्ड बी के साथ। तो अब 0 नैंड 1, इन दोनों का जो एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट है वो 1 बनेगा। 1 नैंड 0 क्या होता है, यहाँ से अगर देखें 0 नैंड 1 1 होता है, तो न्यू ए 1 आ गया। ठीक है जी। आउटपुट क्या आई, आउटपुट है 0 और ओल्ड बी जो कि 1 है, तो आउटपुट भी 0 आ गई। तो इसको अगर मैं समराइज़ करूं तो ए बी स्टेट कौन सी होगी, 1 1 जो कि Q3 है, स्टेट Q3 होगी, और आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप Q3 पर हैं, 0 रीड करते हैं, तो आप Q3 पर ही रहते हैं, यानी Q3 पर हैं, Q3 पर हैं, 0 रीड करते हैं तो Q3 पर ही रहते हैं, और आउटपुट क्या जनरेट होती है, 0। आउटपुट क्या जनरेट होती है, 0। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर देखते हैं कि जब हम Q3 पर ही हैं, अब 0 इनपुट रीड नहीं करते बल्कि इनपुट 1 रीड करते हैं, तो तब हम देखते हैं कि न्यू स्टेट क्या होगी। न्यू बी क्या होगा, न्यू बी जो कि ओल्ड ए ही है, और न्यू ए क्या होगा जो कि 1, अब 1 है, इनपुट अब 1 है, नैंड 1 और 1, तो ये 1 और 1 1 होता है, 1 का नैंड 1 से करें तो 1 नैंड 1 0 होता है। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट अब इनपुट 1 है, उसका और करें 1 के साथ तो 1 हो जाएगी। तो ये ए 0 1 0 1, ए 0 है, बी 1 है, तो ये कौन सी स्टेट बनती है, 0 1 0 1 जो बनती है वो Q1 बनती है। तो चलें जी, अब सर्किट कंप्लीट हो गया है कि जब आप Q3 पर हैं, Q3 पर आप हैं, Q3 पर हैं, इनपुट 1 लेते हैं, तो आप चले जाते हैं Q1 के ऊपर। Q3 पर हैं,
इनपुट 1 लेते हैं तो आप चले जाते हैं Q1 के ऊपर, और आउटपुट क्या जनरेट होती है 1, आउटपुट क्या जनरेट होती है 1। लें जी, ये आपकी तैयार हो गई है मेले मशीन। ये मेले मशीन, तो ये मेले मशीन बेसिकली इस सर्किट के इक्विवेलेंट मेले मशीन है। जो ये सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट परफॉर्म कर रहा है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट परफॉर्म कर रहा है, वही ये मेले मशीन परफॉर्म करेगी। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये मेले मशीन बेसिकली कोड की फॉर्म में आपके पास आ गया, आप इसको कोड कर सकते हैं। ये स्टेट्स क्या हैं, इनपुट क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। मैंने शुरू में भी बताया, ये स्टेट जब आप लेते हैं स्टेट 1 तो स्टेट Q0 ये पहली इंस्ट्रक्शन है। पहली इंस्ट्रक्शन को आप 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या लेती है, वो आउटपुट आप आगे ले जाते हैं। इस तरीके से ये बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल है, प्रोग्रामेबल मॉडल है। तो इस सीक्वेंशियल सर्किट के इक्विवेलेंट आपने ये एक लैंग्वेज जनरेट कर ली है, एक मशीन जनरेट कर ली है जिसको कोड करना आसान है, इसको डायरेक्ट तो कोड आप नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ करें कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उसको कोड करना बहुत मुश्किल है। तो अब आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को लेके उसकी मेले मशीन प्रिपेयर करें पहले। जब वो मेले मशीन प्रिपेयर हो जाएगी तो उसको कोड करना आसान हो जाता है। तो फिर जितने भी कंप्यूटर में हार्ड कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसका सॉफ्ट कंपोनेंट बनाना आसान हो जाता है। तो उस तरीके से सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, जब लैंग्वेजेस बनती हैं तो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस को, आउटपुट को या उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को उसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में तब्दील कर दिया जाता है बाय डिज़ाइनिंग देयर इक्विवेलेंट मेले मशीन्स। तो ये इसकी मेले मशीन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो आप एक्सरसाइज में इस चैप्टर में जाएं, क्लीन्स थ्योरम के चैप्टर में, और पेज नंबर 170 पर यही एग्जांपल दी हुई है। उन्होंने थोड़े से डिफरेंट तरीके से सॉल्व की हुई है। आप मेरा तरीका और उनका तरीका मिला के अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। सेकेंडली आपने काम ये करना है, मेरे इसी चैप्टर के एंड पर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मेरे पास चैप्टर मौजूद है। आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जाएंगे। आज ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम CFG करेंगे। तो इस चैप्टर के एंड पर, इस पेज नंबर 176 के एंड पर ये एक और सर्किट दिया हुआ है, सीक्वेंशियल सर्किट। आपने यही मेथडोलॉजी फॉलो करके इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस सर्किट की पहले आपने मेले मशीन तैयार करनी है। जब आप मेले मशीन तैयार कर लेंगे तो आप उस मेले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करें। अब ये वाली भी जो मेले मशीन आपने तैयार की है, इसको भी आप मूरे मशीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो जब ये आप कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मेले मोरे आपस में इक्विवेलेंट कैसे हैं, मेले को मूरे में कैसे कन्वर्ट करना है। सीक्वेंशियल सर्किट की कोई भी, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको कहता हूँ कि इस सर्किट की मूरे मशीन बनाएं, तो आप डायरेक्ट मूरे मशीन ना बनाएं। आप पहले इस तरीके से इसकी मेले मशीन बना लें और फिर उसको मूरे में कन्वर्ट कर लें। तो ये आसान तरीका है, बजाय कि आप एक नई मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएं और उसको मूरे में डायरेक्ट करने की कोशिश करें, तो वो ज़रा टीडियस काम हो जाएगा। तो ठीक है जनाब, खुश रहें और एहतियात से रहें, अपना ख्याल रखें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कि हम CFG करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उस पर बहुत ज़्यादा हम लेक्चर को लटकाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन CFG का करवाने के बाद फिर हम आगे पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA और फिर टूरिंग मशीन की तरफ जाएंगे और फिर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।